रक्षाबंधन पर भी बहू को छुट्टी नहीं। शेफाली एक बहुत ही समझदार और जिम्मेदार बहू थी। वह अपनी सास, ननद, पति और 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन शेफाली अपने हाथ में दूध का ग्लास लिए अपने बेटे राजू के पास जाती है और कहती है, राजू बेटा, दूध पी लेना, ठंडा हो जाएगा। राजू शेफाली की बात सुनने को तैयार नहीं था और वो खेलने में मग्न था। तभी उसका हाथ दूध के ग्लास पर लगता और दूध नीचे गिर जाता है। तेरा ध्यान कहाँ रहता है राजू? मैंने तुझे कहा था ना कि दूध पी ले, लेकिन नहीं, तुझे तो सिर्फ खेलना है। देख, गिर गया ना दूध। मैं भी किस पर गुस्सा उतार रही हूँ, ये तो 5 साल का बच्चा है। इतना बोलकर शेफाली अब फर्श को साफ करने लगती है। इसी तरह शेफाली के दिन गुजरते। सीधे शब्दों में कहें तो शेफाली की सास उसे अपने मायके नहीं जाने देती, जिस कारण उसे जरा भी आराम नहीं मिलता। ऐसे ही एक दिन शेफाली अपने घर की छत साफ कर रही थी। तभी राजू और पिंकी छत पर खेलने के लिए आते हैं और बारिश के मौसम में शेफाली को छत साफ करते हुए देखकर मासूम पिंकी ने सवाल किया, अरे माँ, ये क्या कर रहे हो? बारिश के मौसम में सफाई कौन करता है? बारिश आ जाएगी तो फिर से छत गंदी हो जाएगी। ये बात तो छोटे बच्चों को भी पता होती है, आपको नहीं पता? बेटा, मुझे सब पता है, लेकिन तू जानती है ना, कुछ दिनों में तेरी बुआ जी तुझे राखी बांधने के लिए और तेरे पापा को राखी बांधने के लिए आने वाली हैं। तो मैं बस साफ सफाई कर रही हूँ। तुझे पता है तेरी दादी को साफ सफाई रखना कितना पसंद है। क्या पिंकी, तू भी माँ को ये सब समझाने बैठ गई? ट्यूशन का टाइम हो गया, चल यहाँ से हम खेलते हैं। राजू और पिंकी ये बोलकर अब खेलने लग जाते हैं। उन्हें इतनी मासूमियत के साथ खेलते देखकर शेफाली ने उदास होकर कहा, कितना अच्छा होता ना, बचपन किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। काश मैं भी कभी बड़ी नहीं हुई होती तो मुझ पर इतनी जिम्मेदारियां नहीं आई होती। पर इस घर में तो बहू को राखी पर भी आराम नहीं है। त्योहार एक दिन का होता है, लेकिन तैयारी शुरू हो जाती है और सारी तैयारियां मुझे अकेले करनी पड़ती है, घर में जवान और समझदार सास के होते हुए भी। शेफाली ये बोलती है और उसके बाद फिर से घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। उसे अपने लिए समय निकालने की बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिला करती थी। शेफाली इस तरह अफसोस जताती है और छत साफ करके नीचे आ जाती है। उसने अभी सफाई करके नहाकर राहत की सांस ली ही थी कि तभी उसकी सास ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, बहू, तू जानती है कि कुछ दिनों में राखी आने वाली है? तूने छत की अच्छे से सफाई कर दी है ना? हाँ माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैंने सब सफाई अच्छे से कर दी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब तू जल्दी से खाना बना ले और उसके बाद जब शाम को अशोक काम से आ जाए तो उसे बता देना कि कल उसकी छुट्टी है, तो जाकर नंदनी और पायल के लिए राखी के लिए गिफ्ट ले आए। तू जानती है कि नंदनी अब ससुराल में रहती है और उसकी विदागिरी के समय उसके ससुराल में क्या क्या जाता है, इसलिए उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। फिक्र मत करिए, मैं सारी तैयारी अच्छे से कर लूंगी और आज जब वह शाम को काम से घर आएंगे तो अभी से उन्हें बता दूंगी कि कल राखी की शॉपिंग के लिए जाना है। और बहू, अगर तू कल शॉपिंग पर जाएगी तो इस बात का भी अच्छे से ध्यान रखना कि खाना बनाकर जाना और रात का खाना बनाने के समय से पहले घर वापस आ जाना। तू जानती है कि घर वालों को तेरे हाथ का खाना ही अच्छा लगता है, वरना मैं पायल से खाना बनवा देती। सब जानती हूँ, मैं कोई मास्टर शेफ नहीं हूँ जो आप लोगों को मेरे हाथ का खाना अच्छा लगता है। बस मैं काम करती हूँ तो आपको मुझसे काम करवाते रहने की आदत है और कुछ नहीं। माँ जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। शाम के समय जैसे ही शेफाली का पति अशोक ऑफिस से घर आता है और सब लोग साथ में बैठकर खाना खा लेते हैं तो शेफाली ने अशोक से कहा, अशोक जी, मैं आपको याद दिला दूं, कल आपकी छुट्टी है तो आपको मुझे लेकर शॉपिंग पर जाना है। राखी की शॉपिंग करनी है और दीदी के ससुराल वालों के लिए भी बहुत कुछ खरीदना है। हम समय से शॉपिंग करने चले जाएंगे ताकि रात का खाना बनाने से पहले मैं घर आ जाऊं। हाँ ठीक है शेफाली, कल तुम मुझे थोड़ी देर तक सोने देना और जब तक तुम घर का काम कर लेना और उसके बाद तुम और मैं शॉपिंग करने के लिए चले जाएंगे। कल मेरी छुट्टी भी है तो मैं भी थोड़ा ज्यादा देर तक आराम करना चाहता हूँ। और एक घर की बहू को तो एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती और अगर कोई त्योहार पड़ जाए तो और आफत आ जाती है। राखी पर भी बहू को आराम नहीं। अगले दिन शेफाली सुबह टाइम से उठ जाती है क्योंकि उसे अपनी नंदू के लिए शॉपिंग करने जो जाना था। घर का सारा काम करने के बाद में उसने अशोक को उठाया, अशोक जी उठ जाओ, राखी की शॉपिंग करने के लिए जाना है, जब शॉपिंग करके आ जाएंगे तब आप आराम कर लेना। शेफाली, थोड़ी देर और सोने दो ना, रात को फोन चलाते हुए नींद थोड़ी देर से आई थी। लेकिन मैंने तो आपको समय से ही सोने के लिए कह दिया था, हम जल्दी आ जाएंगे और उसके बाद आप सो जाना। मुझे रात का खाना भी बनाना है, उसमें भी देर हो जाएगी। एक काम करो शेफाली, अभी तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो या कोई और काम निपटा लो, फिर हम शाम के समय शॉपिंग पर चलेंगे और जल्दी शॉपिंग करके रात को घर आ जाएंगे।
पर अशोक जी उठो तो। शेफाली के लाख उठाने पर भी अशोक उठने को राजी नहीं होता और उसके बाद शेफाली घर के और कामों में व्यस्त हो जाती है। जिसके बाद शाम के समय अशोक और शेफाली शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। वह अपनी नंदों के लिए साड़ी खरीद रही थी और उसने दुकान वाले से कहा, भैया बहुत सुंदर सुंदर 2 साड़ियां निकाल दीजिए। ठीक है बहन जी, ऐसी साड़ी दिखाऊंगा कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। इतना बोलकर अब दुकानदार ने कई सारी साड़ियां निकालकर शेफाली और अशोक के आगे रखी और शेफाली और अशोक ने अब सारी साड़ियां खरीदी। तभी शेफाली की नजर एक साड़ी पर गई और उसे देखकर शेफाली ने कहा, भैया ये साड़ी तो बहुत ज्यादा सुंदर है, कितने की है? जरा देखिए ना, ये साड़ी कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। बहन जी ये नया पीस आया है, अभी 1 हफ्ता पहले ही राखी की खुशी में दुकान पर आया है, मात्र 4000 की है ये साड़ी। है तो अब तुम साड़ी खरीद कर क्या करोगी? सब लोगों के लिए तो पहले से ही साड़ी खरीदनी है। आप शायद भूल गए हैं कि मैं भी एक औरत हूँ और मैंने अपने लिए राखी के लिए कुछ भी नहीं लिया है। तुम अपने लिए राखी पर कुछ लेकर क्या करोगी? वैसे भी माँ तुम्हें राखी पर अपने मायके तो जाने ही नहीं देती, फिर बेकार में फिजूल का खर्चा क्यों करना? शेफाली ये बात सुनती है और उसका मुंह उतर जाता है और वह कुछ नहीं कहती और राखी की शॉपिंग करके अशोक के साथ वापस घर आ जाती है। बाहू, तुझे मैंने बोला था कि समय से शॉपिंग करने के लिए चली जाना। तुम्हें आने में ही 8 बज गए। अब तू खाना कब बनाएगी? तू जानती है कि तेरे ससुर जी 8 बजे तक खाना खा लेते हैं। माँ जी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने इनसे कहा था कि समय से शॉपिंग करने चल लेते हैं, लेकिन इन्हें ही आराम करना था। अब बताइए कि मैं क्या करूँ? बहू ये सब चीज ध्यान रखने की जिम्मेदारी तेरी है कि तू अशोक को उठाकर समय से शॉपिंग पर लेकर जाती। अब जो हो गया सो हो गया, अब इस बारे में बहस करने से कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है माँ जी, मैं अब जल्दी से खाना बना देती हूँ। थोड़ी देर लगेगी पर मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादा देर ना लगे। शेफाली अब थकी हुई रसोई में जाती है और तुरंत ही खाना बनाने में लग जाती है। रसोई में रोटियां बनाते हुए उसने खुद से कहा, इस घर में वैसे भी मुझे चैन नहीं था और राखी पर तो ये भाग दौड़ कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। मेरे घर में कुंवारी नंद है लेकिन वो भी मेरा हाथ नहीं बटाती। तभी रसोई में उसकी ननद पारुल आती है और कहती है, भाभी आपने अभी तक रोटियां तैयार नहीं की? बाहर रोटियां कम पड़ गई, थोड़ा जल्दी जल्दी रोटियां बनाया करो, ऐसे तो रोटियां खाने में ही सुबह का समय हो जाएगा। नंद जी कोशिश तो कर रही हूँ, अब 2 हाथों से जितना काम होगा उतना ही तो कर पाऊंगी। आप बाहर जाकर बैठ जाइए, मैं रोटियां लेकर आती हूँ थोड़ी देर। बस ज्यादा देर मत लगाना भाभी, सब लोग खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं और आज सब लोग बहुत ज्यादा ही थके हुए हैं। ये तो ऐसे बोल रही है जैसे मैं थकी हुई नहीं हूँ। पहले मैंने पूरे घर का काम किया, फिर शॉपिंग करने गई और आते ही चूल्हे में लग गई, लेकिन इन लोगों को तो मेरी परवाह ही नहीं है। शेफाली अब जल्दी जल्दी रोटियां बनाकर सबको परोस देती है, लेकिन खुद जैसे ही खाना खाने बैठती है तो थकान के मारे उससे खाना खाया नहीं जाता और उसने कहा, मुझे भूख नहीं लग रही है, काम करती हूँ, बिना खाए सो जाती हूँ। अब शेफाली थकान की वजह से बिना खाना खाए ही सो जाती है और सुबह जल्दी उठकर जल्दी से सब लोगों को नाश्ता परोस कर दे रही होती है कि तभी नाश्ते के लिए बैठी हुई सुमित्रा ने कहा, अरे हमने राखी की शॉपिंग तो लगभग पूरी कर ली है, लेकिन अभी तक ये भी नहीं सोचा कि राखी पर क्या क्या पकवान बनाने हैं। इन सब चीजों का ख्याल तो शेफाली को रखना चाहिए ना, आखिर रसोई की सारी जिम्मेदारी वही तो संभालती है और उसने अब तक ये भी नहीं सोचा कि वो क्या बनाएगी। कोई बात नहीं, आप लोग बता दीजिए कि क्या बनाना है, मैं जल्दी जल्दी सारी तैयारी कर लूंगी। भाभी किसी के लिए कुछ भी बना लेना, लेकिन मेरे लिए दही बड़े जरूर बनाना, मुझे त्योहार पर दही बड़े खाना बहुत पसंद है। और बहू मेरे लिए तो छोले भटूरे बना देना, लेकिन भटूरे थोड़े नरम रखना। नकली दांतों का सेट लगवा तो लिया है, लेकिन इससे छोले भटूरे ढंग से खाए नहीं जाते हैं। ठीक है, छोले भटूरे बनाने हैं, दही बड़े बनाने हैं, मीठे में हलवा पूरी और पनीर बना दूंगी, इतना तो बहुत है ना माँ जी। अगर और भी कुछ बनवाना है तो बता दीजिए। बहू एक काम कर, मलाई कोफ्ते की सब्जी और साथ में दम बिरयानी भी बना लेना, मेरी बेटी को ये बहुत पसंद है, वो खुश हो जाएगी। इन लोगों ने तो मुझे बावर्ची समझ रखा है। राखी पर भी बहू को आराम नहीं, इतना सब कुछ मुझे बनाना है और वो भी अकेले। और मेरी प्यारी ननद तो बिल्कुल भी मेरी मदद करने वाली नहीं है, सब कुछ अकेले आखिर मैं कैसे संभाल पाऊंगी। शेफाली ये सब कुछ सोच सोच कर परेशान हो रही थी, लेकिन फिर भी वो बाजार से सारा सामान खरीद के धीरे धीरे ला रही थी और घर के साफ सफाई पर भी अच्छे से ध्यान दे रही थी। एक दिन रसोई में खड़े हुए उसने खुद से कहा, इस घर में राखी की कितनी रौनक है, और वो भी क्यों ना, साल में एक बार राखी का त्योहार आता है और हर बहन के लिए त्योहार बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पर मेरे घर में भी तो राखी की कितनी सारी तैयारी चल रही होगी, मुझे मेरे भाई की बहुत याद आ रही है, अपनी माँ को कॉल करती हूँ। शेफाली अब अपनी माँ को कॉल करती है और उसकी माँ जी कहती हैं,
अरे बेटी कैसी है तू? ससुराल जाने के बाद तो तू हमें बिल्कुल भूल गई है। माँ कैसी बातें कर रही हो आप? कोई बेटी अपनी माँ को भला कैसे भूल सकती है? मैं भी आपको बहुत याद करती हूँ, बस परिवार की जिम्मेदारी इतनी है कि समय ही नहीं मिलता। हाँ शेफाली बेटा, मैं सब अच्छे से समझती हूँ, तभी मैं तुझे परेशान नहीं करती ज्यादा। माँ भैया इस बार राखी पर आ रहे हैं ना, मुझे भैया की बहुत याद आ रही है। मैंने उन्हें कॉल किया था लेकिन शायद वो ऑफिस में है, इसलिए उनका कॉल नहीं लग रहा। शेफाली के मुंह से ये बात सुनकर अब उसकी माँ कोई जवाब नहीं देती और माँ को चुप देखकर शेफाली चिंता करते हुए पूछती है, क्या हो गया माँ? आप जवाब क्यों नहीं दे रही? सब कुछ ठीक तो है ना? शेफाली बेटा, तेरे भाई का कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट हो गया था और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हमने ये बात तुझे इसलिए नहीं बताई क्योंकि तू वैसे ही अपने घर की जिम्मेदारी से परेशान है। शायद इस बार वो तुझसे राखी बंधवाने नहीं आ पाएगा। माँ, इतना कुछ हो गया और आपने मुझे बताया भी नहीं। माना मेरी शादी हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि अब मैं उस घर की कुछ नहीं लगती। आप लोगों ने कभी मुझे अपना समझा ही नहीं। नहीं मेरी बेटी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस तुझे चिंता में नहीं देखना चाहती थी। शेफाली अपनी माँ से ऐसे ही कुछ देर बात करती है और उसके बाद अब उसके मन में एक ख्याल आता है। नंद जी तो सुबह सुबह आकर राखी बांधकर चली जाती है। अगर मैं दोपहर में अपने मायके चली जाऊंगी तो मुझे नहीं लगता कि माँ जी को इससे कोई ऐतराज होगा और शाम तक मैं वापस आ जाऊंगी। मैं भी अपने भाई की इकलौती बहन हूँ, मैं नहीं चाहती कि राखी वाले दिन उसकी कलाई सूनी रहे। मैं एक बार माँ जी से बात करके देखती हूँ, वो मेरी बात जरूर समझेंगी। जिसके बाद शेफाली सारे घर का काम करके अपनी सास के पास जाती है और उससे कहती है, माँ जी अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। इस बार राखी पर मैं सोच रही थी कि मैं अपने मायके जाऊं। मुझे मेरे माँ पापा की बहुत याद आ रही है और भैया तो हर साल मुझसे मिलने के लिए राखी पर मेरे घर आते हैं, पर इस बार मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। बहू, ये तो कैसी बात करी? तू जानती है कि उस दिन मेरी बेटी घर आती है, घर में कितने काम रहते हैं और तू अपने मायके जाने की बात कर रही है। माँ जी, जब नंद जी राखी बांधकर चली जाएंगी मैं उसके बाद ही अपने मायके जाऊंगी, और जब आपकी नंद घर पर आएंगी उससे पहले घर पर आ जाऊंगी। बहू, तू बेकार में क्यों परेशान हो रही है? हर साल तेरा भाई बिना किसी दिक्कत और तकलीफ के खुद तुझसे राखी बंधवाने के लिए हमारे घर आता है, फिर बेकार में तुझे क्यों जाना है? माँ जी, मेरे भाई का कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था और उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं इस बार अपने भाई के घर जाकर उसे राखी बांधना चाहती हूँ। ये बात सुनने के बाद सुमित्रा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है बहू, अगर ऐसी बात है तो तू अपने मायके जा सकती है, लेकिन एक चीज का खास ख्याल रखना कि तुझे मेरी बेटी और मेरी नंदों के आने से पहले घर पर आना है। ये बात सुनने के बाद शेफाली ने अपने मन में कहा, कैसा जमाना आ गया है, अपने खुद के मायके जाने के लिए भी मुझे शर्तों का सामना करना पड़ रहा है। राखी पर भी बहू को बिल्कुल आराम नहीं होता, पर कम से कम मैं इस बात से खुश हूँ कि मेरी सास ने मुझे मेरे मायके जाने की इजाजत तो दी। शेफाली अब बहुत ज्यादा खुश थी। वो राखी की सारी तैयारी और जोरों शोरों से करने लगती है, तो वहीं अब थोड़ा समय निकाल कर उसी दुकान पर जाती है जहां उसने उस साड़ी को देखा था और दुकानदार से कहती है, भैया वो जो साड़ी मैंने उस दिन पसंद की थी वो साड़ी मुझे दे दीजिए। हाँ बहन जी, बस आखिरी पीस बचा है, बड़ी किस्मत वाली हैं आप। शेफाली अब बहुत खुशी से अपने मायके जाने की तैयारी कर रही थी। वो अपने लिए साड़ी तैयार करती है, अपने भाई के लिए राखी खरीदती है और अपने भाई के पसंद की मिठाई भी खरीद कर रख लेती है। अगले दिन राखी थी, वो अपने हाथों पर सुंदर सी मेहंदी लगाती है। ऐसा लग रहा है जैसे कई सालों बाद अब जाकर मुझे राखी बनाने का मौका मिल रहा है। अब जल्दी से मेहंदी सुखा लेती हूँ और उसके बाद रात को ही सारे पकवान बनाकर तैयार कर दूंगी ताकि सुबह मुझे ज्यादा थकान ना हो। शेफाली अब अपनी मेहंदी सुखा लेती है और उसके बाद रात को पकवान बनाने लग जाती है। उसे पकवान बनाने में ही रात के 2 बज जाते हैं और फिर वो सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर सोने के लिए चली जाती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी, इसलिए सुबह उठने में उसे 9 बज जाते हैं। सुबह उठने के बाद उसने खुद से कहा, अरे ये क्या, मुझे तो उठने में ही 9 बज गए। नंद जी आती ही होंगी, जल्दी जल्दी सारी तैयारी कर लेती हूँ वरना माँ जी गुस्सा करेंगी। शेफाली जल्दी से उठकर नहा धोकर तैयार होती है और पूरा घर अच्छे से साफ कर देती है और पकवान बनाकर रख देती है। तभी उसकी ननद आती है और शेफाली उसके लिए चाय लेकर आती है, लेकिन जल्दबाजी में आते हुए उससे चाय के सारे कप गिर जाते हैं। तभी शेफाली की ननद ताना कसते हुए कहती है, अरे भाभी, साल के कुछ त्योहार पर मैं घर आती हूँ, कम से कम तब तो आपको सावधानी से काम करना चाहिए। देखो सारी चाय गिरा दी आपने। कोई बात नहीं दीदी, आप माँ जी के साथ बैठकर बातें कीजिए, मैं दोबारा चाय बना कर लाती हूँ। शेफाली ये देखकर बहुत भावुक हो जाती है और उसके बाद जल्दी से वापस चाय बनाकर लाती है। उसकी ननद खाना खाने और बातें करने में बहुत समय लगा देती है और थोड़ी देर में विदा होकर चली जाती है। तब शेफाली अपनी सास से कहती है, माँ जी, नंद जी चली गई हैं और बुआ जी शाम के 5 बजे तक आएंगी। अभी 1 बजे हैं,
मैं 5 बजे तक घर वापस आ जाऊंगी। ठीक है बहू, चली जा, लेकिन समय से घर आ जाना। मैं किसी भी तरह का कोई नाटक बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब शेफाली अपने मायके जाती है और अपने मायके वालों से मिलकर वो बहुत खुश होती है और वो उन लोगों के साथ बहुत अच्छे से समय व्यतीत करती है। अपने भाई को वो चांदी की राखी बांधती है और तिलक करके उसकी आरती उतारती है। लेकिन शाम को आते हुए राखी के त्योहार की वजह से उसे रास्ते में ट्रैफिक मिलता है। जब वह घर आती है तो उसकी सास और उसकी बुआ सास गुस्से में बैठी हुई होती हैं और सुमित्रा शेफाली से कहती है, ये क्या बहू, मैंने तुझे बोला था कि समय से घर आ जाना। मेरी ननद आई हुई और तूने मेरी नाक कटवा कर रख दी। कोई बात नहीं भाभी, होता है, आप इतना परेशान मत होइए। अरे ऐसे कैसे होता है, इसको थोड़ा तो समय का ध्यान रखना चाहिए ना। त्योहार पर ही अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती। ना जाने ऐसी लापरवाह लड़की मेरे ही बेटे के गले क्यों पड़ गई। ये बात सुनकर अब शेफाली अपने आप पर काबू नहीं रख पाती और उसके जज्बात उमड़ पड़ते हैं। माँ जी, जब से मैं इस घर में आई हूँ मैं अपने मायकों को पूरी तरह से भूल गई हूँ। सारा दिन इस घर की जिम्मेदारी में लगी रहती हूँ। राखी पर भी इस बहू को एक पल के लिए आराम नहीं है। मैं पूरा घर ऐसे साफ कर रही थी जैसे ये कोई मंदिर हो। आपने मेरे बारे में ना सोचकर मैं हर त्योहार पर इस परिवार के बारे में सोचती हूँ। पहले नंद जी का स्वागत किया और उसके बाद अपने मायके गई। वापस आते हुए ट्रैफिक की वजह से देर हो गई, वरना मैं अपनी बहू का फर्ज निभाने के लिए वापस आ ही रही थी। शेफाली को इस तरह रोते देखकर उसकी बुआ सास ने कहा, भाभी शायद आप भूल रही हैं कि जिन दिनों से शेफाली गुजर रही है आप भी कभी उन दिनों से गुजरी थी। और जब हम अपने ससुराल से आते थे तो आपकी सास भी आपको मायके में नहीं जाने देती थी। इसीलिए आपकी बहू का कोई दुख समझे या ना समझे, लेकिन आपको अपनी बहू का दर्द समझना चाहिए। अपनी नंद की बात सुनकर सुमित्रा को यह एहसास होता है कि कहीं न कहीं उसे अपनी बहू के साथ गलत किया है, इसलिए अब वह अपनी बहू से माफी मांगती है। बहू मुझे माफ कर दे, जाने अनजाने में ही सही, पर मैं ये भूल गई थी कि तू भी किसी के घर की बेटी है, तेरा भी भाई है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अपनी सास को माफी मांगता देख अब शेफाली अपनी सास को माफ कर देती है और इस तरह अब सभी लोग एक साथ अच्छे से राखी का त्योहार बनाते हैं।